हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और यस, पार्ट 3 बज गया था हमारे बियॉन्ड अर्थ के चैप्टर का, दैट इज़ 12.4 एक्टिविटी। तो चलिए करते हैं। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ क्लास 6 का क्यूरियसिटी का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का, जो आपको आने वाली क्लास में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपडेट करते रहती हूँ। ठीक है, बोला गया है फॉर मोस्ट ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड आइदर डॉन और डस्ट। ठीक है, जो वीनस है वो आइदर डॉन के फॉर्मेट में रहता है फिर डस्ट के फॉर्मेट में रहता है, डक्स के फॉर्मेट में। When you are reviewing the dawn, look like it is near to the eastern direction before sunrise। मतलब बोला गया है कि सनराइज से पहले वो ईस्ट के तरीके मतलब ईस्ट दिशा में दिखती है, और जब आप डॉन की तरह देखोगे तो ये नियरली वेस्टर्न डायरेक्शन दिखा। डॉन और डस्ट का मतलब दिन और रात। ठीक है, मतलब दिन और रात में वीनस जो है वो अलग अलग लोकेशन पे दिखता है। ठीक है, बोला गया है कि जब आप उसको डॉन में देखोगे यानी कि दिन के टाइम में देखोगे तब वो सनराइज़ के पास दिखेगा, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा जो सनराइज़ हो रहा है वहाँ से। लेकिन अगर आप शाम के टाइम में देखोगे तो वो वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा जब वो सनसेट हो जाएगा तब। हाउ कैन वी सी द प्लैनेट विच इज़ नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आइज। उसके बाद यहाँ पर ये लड़का पूछ रहा है कि अगर हमसे प्लैनेट अगर खुले आंखों से नहीं देख सकते तो हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर अभी यहाँ पर मैं आपको दूंगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वाइल मेनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई कैन सी विद आवर नेकेड आइज डायरेक्टली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हम खुले आंखों से देख सकते हैं। वी कैन सी दैम ब्राइटर एज लार्जर यूजिंग द पेयर ऑफ बाइनोकुलर लेंस एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज टेलीस्कोप। और हम उसे कैसे देख सकते हैं? हम उसको और भी ज़्यादा ब्राइटर और लार्जर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर लेंस से, जिसका नाम है टेलीस्कोप। ठीक है, ये टेलीस्कोप हेल्प करता है हमें जो भी डिम ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए। ठीक है, इस हेल्प अस टू व्यू मेनी डिम ऑब्जेक्ट नॉट विजिबली बाय नेकेड आइज और डायरेक्टली। मतलब ऐसे डिम ऑब्जेक्ट जो हमें खुले आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हम खुले आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें ये जो टेलीस्कोप है वो मदद करेगा। तो ये तो आपका था क्वेश्चन, ये उसका था आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा कि क्या बोला है कि हमें अगर कोई प्लैनेट नहीं दिखता है खुले आंखों से तो हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें दिखते हैं खुले आंखों से, लेकिन कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हमें खुले आंखों से नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए हमें फिर बाइनोकुलर लेंस का यूज़ करना पड़ता है जो कि टेलीस्कोप में यूज़ होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको फिर देखते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है टेलीस्कोप से देखने के लिए अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे, यानी कि यू मे गेट द अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू द टेलीस्कोप। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है वेन एवर द नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज टू योर रीजन। अगर आपके रीजन में कोई कभी भी नाइट स्काई विजन अगर है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट हैं जो नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं स्कूल स्टूडेंट के लिए। फिर वहाँ पर बोला गया है देयर आर मेनी आर्मेचर एस्ट्रोनॉमी क्लब। बहुत सारे ऐसे क्लब भी हैं पूरे हमारे कंट्री में जो ऑर्गेनाइज करते हैं नाइट वॉचिंग इवेंट को, जो कि पीरियडिकली यानी कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। म्यूजियम और प्लानिटरी भी होते हैं जो सिमिलर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। वी नो दैट प्लैनेट मूव अराउंड द सन। हमें यहाँ से पता है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अदर प्लैनेट। क्या ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट है जो मून के ऐसा कोई ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है या मूव होता है? तो फिर उसमें आ जाता है आपका नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट बोला गया है ऑब्जेक्ट जो कि आपके प्लैनेट के अराउंड घूमता है। द मूव ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। सपोज ये आपका प्लैनेट है और फिर ये इसका चक्कर लगाएगा, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ये स्मॉलर इन शेप का हो सकता है, प्लैनेट से भी छोटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मूव आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे प्लैनेट का। अर्थ के पास एक ही मून है, जबकि मार्स के पास 2 मून हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास और भी ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स अवेलेबल
है। इन जनरली मैनी ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सैटेलाइट। व्हाट इज़ सैटेलाइट, तो यहाँ से इन जनरली बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो छोटा ऑब्जेक्ट है और वो लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है तब हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अर्थ जो है वो सैटेलाइट हुआ सन का, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सन अर्थ छोटा है, तो सन किसी भी छोटा ऑब्जेक्ट अगर कोई बड़े ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूम रहा हो तब हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर सन हम कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सारे प्लैनेट्स जो हैं नॉट, मतलब हमारा जो अर्थ है, वीनस, मार्स, ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी है, तो वो एक तरीके की प्लैनेट हुए, ठीक है, और सैटेलाइट हुए, ठीक है। बोला गया है द मून नेचुरल सैटेलाइट, ये हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून को अप्रॉक्सीमेट 27 डे का लगते हैं 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए उसको टोटल 27 डेज लगते हैं, ये रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे, मतलब स्पेस में सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट है और नेबर है, ठीक है। जैसे अर्थ के पास है वैसे ही कोई भी एटमॉस्फेयर जो है वो मून के पास नहीं है। जैसे हमारा अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है वैसे ही मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ बिग द मून इज़ कम्पेयर टू अर्थ। ये आपका क्वेश्चन हुआ कि अर्थ से हाउ बिग इज़ द मून एज़ कम्पेयर टू अर्थ, कितना बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में मून। तो उसका आंसर है यहाँ से द मून इज़ अबाउट 3,084,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सॉरी दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है कि कितना बड़ा है मून एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो उसका आंसर यहीं पे है द मून इज़ अबाउट क्वार्टर साइज ऑफ द अर्थ ऑफ द डायमीटर। मतलब अगर आप इसको अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो ये जो क्वार्टर वाला हिस्सा है उतना बड़ा आपका मून होगा, ठीक। तो ये डायमीटर के हिसाब से क्वार्टर में होता है, यानी कि अगर आप डायमीटर को 4 हिस्सों में बांट दो, ये डायमीटर है, इसको आपने 4 हिस्सों में बांटा तो चौथा हिस्सा जो रहेगा वो आपका मून का साइज़ का बराबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है द मून सरफेस शो सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रिएटर्स, ठीक है। अब मून के ऊपर जो है ऐसे आपको ऐसे गड्ढे दिखेंगे, ठीक है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दैट इज़ नोन एज व्हाट क्रिएटर, ठीक है। यहाँ से आपको फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में ये उसका आंसर होगा क्रिएटर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो एस्ट्रॉइड की वजह से और रॉक्स की वजह से जो कि स्पेस में हिट हुए हैं मून पे, उसकी वजह से बने हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये फीचर है मून के सरफेस का जो कि बहुत समय से ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर होता तो फिर वो ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल है वो विंड में फ्लो होकर इधर उधर जाता, लेकिन वो तो किधर गया ही नहीं है, वो वहीं पर है। क्यों वहीं पर है? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ, ठीक है। तो फिर उसके आंसर आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,44,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ऑल दो द मून इज़ वेरी फार, हालांकि मून बहुत दूर है। ह्यूमन हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन जो है बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ताकि मून पर और क्या क्या चीज़ें हैं उसके स्टडी करने के लिए। इंडिया ने भी 3 चंद्रयान लॉन्च किए थे जो मून की स्टडी करने के लिए भेजे गए थे, और फर्दर मिशन भी प्लान किए जा रहे हैं ताकि वो मून पर जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है द इम्प्रूव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून चंद्रयान 1, मून के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए पहला मिशन जो है वो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया। सेकंड मिशन था चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया। थर्ड मिशन था चंद्रयान 3 जो 2023 में लॉन्च किया गया जुलाई में, ठीक। और
विक्रम लैंडर जो था उन्होंने प्रज्ञा को कैरी किया था और रोवर को कैरी किया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 कैरी व्हाट? यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हाउ मेनी चंद्रयान मिशन carried out by इंडिया? ठीक है, इंडिया के द्वारा कितना चंद्रयान मिशन कैरी किया गया? तो 1, 2 और 3, 4, जो कि आपको याद रखना है। 2008 में पहला, 2019 में दूसरा एंड 2023 के जुलाई में तीसरा लॉन्च किया गया था। और विक्रम लैंडर जो था कैरी कर रहा था प्रज्ञा और रोवर को, जो कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड हुई थी मून पे। वो भी कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, फिर यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रम लैंडर कैरी which name the component which is carried by विक्रम लैंडर? तो प्रज्ञा और रोवर। ठीक है, फिर उसके बाद मेंशन द डेट when प्रज्ञा रोवर सक्सेसफुली लैंडेड। ठीक है, तो वो डेट आपको मेंशन करना, 23 अगस्त 2023। ठीक है, और इसी मिशन के साथ इंडिया पहला ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने मून के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। वो भी कहाँ पर? साउथ पोल पे। ठीक है, इनकी मार्क को सक्सेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिक्लेयर किया 23 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल और नेशनल स्पेस डे। ठीक है, इनकी जो बहुत ही ज़्यादा जो एफर्ट्स थे, इनकी जो मेहनत थी, उसके हिसाब से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये तय किया कि 23 अगस्त जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उस दिन हम क्या करेंगे? नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे हमारी इंडिया में। 4th मिशन जो है वो चंद्रयान 4 वो प्लान हो रहा है, जो कि वहाँ से सॉइल को लेकर आएगा, वहाँ के रॉक के सैंपल को लेकर आएगा मून से। ठीक है, तो ये प्लान किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है? सन और जो प्लैनेट है ये नियरली स्फेरिकल इन शेप है। स्फेरिकल इन शेप का मतलब ऐसे गोलाई, मतलब जैसा आपको बॉल होता है वैसा। ठीक है, देयर आर मेनी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। और भी कई सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम में है, जो कि रॉकी जैसे हैं, इरेगुलर शेप के हैं, यानी कि उनका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, और उनको क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड कहा जाता है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर एस्टेरॉइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर हुआ। बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं एक पाथ पे, लेकिन ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं और इसे हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से। मैं आंसर को मार्क कर देती हूँ तो क्योंकि आपको समझेगा नहीं, हर क्वेश्चन के आंसर उसी के इर्द गिर्द यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, उनका एक फिक्स पाथ होता है जो जुपिटर और मार्स के बीच में रहता है और उसे ही हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ओकेजनली एस्टेरॉइड जो है वो कभी कभी हमारे अर्थ के पास से गुजर जाता है। जो साइज़ है एस्टेरॉइड का, जो साइज़ है एस्टेरॉइड का ये 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द साइज ऑफ एस्टेरॉइड।
ठीक, तो उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक देना है। एस्टेरॉयड बेल्ट का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट कॉमेट। कुछ ऐसे विजिटर्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं, कुछ ऐसे विजिटर्स हम भी रखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जिसके पास एक बड़ी सी टेल होती है, उसे हम लोग कॉमेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज कॉमेट। ठीक, ये हम लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक लंबी सी टेल होती है, उसे हम लोग कॉमेट कहते हैं। ये मेनली डस्ट के बने हुए होते हैं, गैस, रॉक एंड आइस के बने हुए रहते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर कॉमेट, और कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ। तो उसका आंसर है आपका यहाँ पे इट इज़ फ्रॉम मेड अप ऑफ डस्ट, गैस एंड आइस। ठीक है, ये जो कॉमेट्स है ये मेनली सन के अराउंड घूमते, मतलब सन को अप्रोच करते हैं। एज द कॉमेट अप्रोचेज टू क्लोजेस्ट टू द सन द फ्रोजन मटेरियल स्टार इज एवोपरेटिंग। मतलब जैसे जैसे वो सन के करीब आते हैं वैसे वैसे उनका जो फ्रोजन मटेरियल है, यानी कि वो जो फ्रीज आइस है, वो अब धीरे धीरे इवोपरेशन में होने लगता है। और इसी इवोपरेशन मटेरियल की वजह से हमें उस कॉमेट का टेल दिखता है। कॉमेट मेनली डिम होता है, लेकिन जब वो मूव करता है सन के अराउंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम विद द नेकेड आइज। ठीक है, कॉमेट अपीयर डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन एंड देन, मतलब अगर वो सन से दूर जा रहे हैं तो वो हालांकि वो डिम हो जाते हैं, लेकिन और फिर उनको खुले आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, और इस कॉमेट को जब भी वो सन के आसपास, मतलब वो पीरियडिकली घूमते रहते हैं और वो सन के पास भी जाते हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू कॉमेट एस्केप फ्रॉम मूव आउट इन द सोलर सिस्टम। और कुछ कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जो घूमते घूमते कभी कभी एस्केप भी हो जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं सन पे, आइदर अदर प्लैनेट पे। ठीक है, और जब भी वो उनको अप्रोच करते हैं। कुछ ऐसे फेमस हैं जैसे हेली कॉमेट्स हैं जो 76 ईयर में, मतलब 76 ईयर में दिखते हैं, और लास्ट टाइम में ये अपीयर हुए थे 1896 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज हेलिस कॉमेट। ठीक है, तो उसका आंसर फिर आपका यहाँ पे होगा। हमने अब यहाँ पर सीख लिया सोलर सिस्टम के बारे में, और किस किस चीज़ के बारे में सीखा। सन और उसके 8 प्लैनेट के बारे में, मून और भी कई सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट, एस्टेरॉयड, कॉमेट, ये सारी चीज़ों के बारे में सीखा जो कि सोलर सिस्टम में है। जो कि हमारा सन और हमारे जो स्टार्स हैं वो एक लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम बनाते हैं। जो सन है वो ऑलमोस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे सोलर सिस्टम में, और अदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में वो शाइन करते हैं ड्यू टू सनलाइट, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उनके सरफेस पर। उसके बाद बोला गया व्हाट इज़ बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या है। उसके पहले हम यहाँ पर आते हैं इन संस्कृत दैट फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेज, और संस्कृत में और कुछ ऐसे लैंग्वेज में जो कॉमेट होता है उसे धूमकेतु कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जो पुच्छिया तारे कहते हैं। पुच्छिया तारे मतलब एक ऐसा स्टार जिसके पीछे टेल। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको झुंडिया तारे कहते हैं। जब भी कभी स्टार लगता है तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है हाउ द कॉमेट described in other ancient language and by type और एशियन लैंग्वेजेस के द्वारा होली शब्दों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत में उसको हम लोग धूमकेतु कहते हैं। और कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जिसको उसको पूछिया टारो कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सितारा जिसके पीछे एक टेल हो, और झंडिया टारो भी कहते हैं जो कि ऐसा तारा जो कि फ्लैग के जैसा दिखता हो। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें कॉमेट को मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा दिया जाता था, और ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर हम कॉमेट को देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बैड लक लेकर आता है। हाउएवर हमें उसको थैंक्स करना चाहिए साइंटिस्ट को, जो कि हमें बताए हैं कि ये जो विजिटर हमारे पास आते हैं ये जस्ट आइस के बने हुए रहते हैं, और वो
स्काई में हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ बियॉन्ड टू द सोलर सिस्टम, तो बोला गया है यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, इसी में हम रहते हैं। ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी जो मूनलेस नाइट होता है, अगर आप स्काई में देखोगे डार्क लोकेशन में तो बहुत बहुत सिटी लाइट्स में देखोगे, सिटी लाइट से दूर आपको देखना है तो आपको एक एक्सटेंडेड फेंट बैंड दिखेगा, ठीक है, जो कि नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल के अक्रॉस दिखेगा। और इसी को हम लोग यही हमारा घर है और इसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, जिसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और हिंदी में हम इसे आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ये जो गैलेक्सी है इसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम एक पार्ट है यहाँ के गैलेक्सी का। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर गैलेक्सी, ठीक है। तो ये यहाँ से उसका यहाँ तक उसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्स। क्या होता है यूनिवर्स? व्हाट इज़ बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, दैट इज़ यूनिवर्स। इज़ देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स? बोला गया है बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी हैं जो हमारे स्पेस के आउटसाइड हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के भी बहुत ही ज़्यादा परे है, ठीक है। साइंटिस्ट ने स्टडी की है और ये अंडरस्टैंड किया है कि स्टार, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। वी डू नॉट नो येट इफ़ देयर लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ और ये उसका आंसर हुआ कि क्या हमारे अर्थ के अलावा कोई और ऐसा यूनिवर्स है और गैलेक्सी के अलावा, मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और कोई ऐसा गैलेक्सी है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो सर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइफ जो है, हाँ, वो कहीं पर भी अभी तक तो नहीं पता चला है कि लाइफ कहीं और एग्जिस्ट कर रही है। ये जो सर्च है ज़िंदगी का, डायरेक्शन का, मोस्टली ये हमें एक्सप्लोर करता है प्लैनेट्स के बारे में, कैसे वो रिवॉल्व होता है, अराउंड में घूमता है, कि हमारे स्टार के बारे में जो कि हमारी गैलेक्सी में रहते हैं। टिल नाउ अभी तक साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड दैट एविडेंस ऑफ लाइफ, बट दिस सर्च इज़ नॉन द एंड कंटिन्यू, ठीक है। बोला गया है कि अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तो नहीं ढूंढा है कि जो ज़िंदगी है वो कहीं और भी ज़्यादा, मतलब कहीं और बस रही है। हालांकि अभी तक सिर्फ हमें इतना पता है कि अर्थ पे ही हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये सर्च जो है, ये रिसर्च जो है वो कंटिन्यूएशन में है। होप कि कहीं ना कहीं ये मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो कि था बियॉन्ड अर्थ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई होप कि आपको भी ये समझ में आया होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। तो ये था पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। ये था पार्ट 3 आपका, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और बस हो गया, है ना। तो हमें भी क्या होता है उसको कि हमें फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है एक तरीके से कि हम और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर ख़त्म होता है। मैं सबका शॉर्ट्स वीडियो भी लेकर आऊँगी 10 मिनट 15 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करने के लिए, ठीक है। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर कुछ सजेशन है कि वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करो, नोट्स दो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या चाहिए आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।